हेलो दोस्तों, स्टडी IQ PCS सारथी चैनल में आपका स्वागत है और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th BPSC मेंस की मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ गया हूं। यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाला आर्ट के बारे में। पाल कला शैली, पाल जब रेन था उस समय के कला और स्थापत्य से सवाल कई बार पूछे जाते हैं और उसको आज हम देखने वाले हैं। बिहार के आर्ट एंड कल्चर से तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक पाल, एक मौर्य काल और एक पटना कलम। पटना कलम और मौर्य पर ऑलरेडी वीडियो जो हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं और आज यहाँ पर हम पाल कला को देखेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर अभिनव_sir_BPSC लिख के जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अगर आपके मन में कोई सवाल है वो मुझसे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ ससमय लोगों के क्वेरी का जवाब दे दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के जर्नी में हो सकता है कि आप बहुत कुछ फेस कर रहे होंगे, आपको पूछने का मन करता होगा। तो मेरे से एक एडुकेटर के रूप में, ये भी कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में जो कुछ आपके मन में आता है आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके के सवाल आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से बीपीएससी में पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 10 को मैंने हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर पूछा गया है। यानी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर यानी मूर्ति कला वगैरह या बड़े बड़े जो मंदिर वगैरह बने हैं, सारे चीज़ों के बारे में आपको व्याख्या देना है। कभी पूछ लिया गया क्रिटिकली एग्जामिन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ पाल आर्ट। और तीसरा है जैसे सवाल की गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन फीचर्स ऑफ पाल आर्ट इन बिहार। मोर और लेस आप तीनों क्वेश्चंस के एक जैसे आंसर्स लिखेंगे, लेकिन आपके पास एम्पल फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए कि आपके पास कंटेंट जो है वो भर भर के होना चाहिए कि कोई भी सवाल आए तो आप उसको सही ढंग से ले जा सकें। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आपको जो भी आंसर लिखना है, आपके पास 21 मिनट का वक्त है। 21 मिनट से ज़्यादा आप एक सवाल के जवाब को लिखने में नहीं देंगे। इसका कैलकुलेशन भी मैंने बताया था कि 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट का, और आपको 8 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि जो आपको वक्त मिलता है वो करीब 22 मिनट या थोड़ा सा 22 मिनट से अधिक का मिलता है। लेकिन एग्जाम हॉल, उसमें कई तरीके के डिस्टर्बेंसेज, इन्विजिलेटर आपसे कुछ पूछेंगे, कभी पेन चेंज करना होगा, कभी ऐसा होगा कि बीच में थंब इम्प्रेशन लगाना है, कभी कोई मजिस्ट्रेट आ गए, रैंडम कुछ क्लास में कुछ ऐसा हो गया जिससे आपका 2-4 मिनट डिस्टर्बेंस हो गया। हो सकता है कि जो ये स्टैट्स वाला सेक्शन आता है वो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा ले ले, तो समय का मैनेजमेंट बहुत सही ढंग से होना चाहिए। इसी से मेरा ये कहना होता है कि 21 मिनट में आप एक आंसर को लिख के तैयार करने का अभी से प्रैक्टिस करिए। तो 5, 8 और 10 नंबर सवाल देखने से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं और अगर आप इसको तैयार करके जाएंगे तो ये आपके नंबर तो पक्के हैं। तो देखिए, पाल डायनेस्टी के बारे में हम बात करें, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस तरीके से बता दूं कि जब भी अगर कहीं पर आर्ट एंड कल्चर का बहुत विस्तृत डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि राजा या वहाँ का जो किंगडम है काफ़ी धनी रहा है, रिसोर्स जो है उनके पास अच्छा खासा रहा है, वो गरीबी में नहीं जी रहे थे, या अगर उनके बाह्य आक्रमण वगैरह उन पर हो रहे थे, अगर वो किसी भी तरीके के स्ट्रगल वगैरह में संलिप्त थे, फिर भी उनके पास इस तरीके का समय मैनेजमेंट था कि वो वॉर वगैरह को एक तरफ रख के और फिर अपने कला को, स्थापत्य को पैट्रोनेज दे रहे थे, संरक्षण दे रहे थे। किसी धर्म से भी जोड़ के हो सकता है, जैसे ये 65th में बीपीएससी में पूछ लिया गया था, या फिर 64th में ही पूछा गया था कि मौर्य और एक बार पाल कला के बारे में कि इसका क्या कनेक्शन है, वो आप बुद्धिज्म से कनेक्ट करते हुए बताइए। तो जैसा कि मौर्य वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन के आंसर में भी मैंने बताया था कि कैसे आपको कनेक्ट करना है, बुद्धिज्म से अगर रिलेटेड सिंबल्स वगैरह का डेवलपमेंट अगर हुआ है तो वो भी आप बताएंगे। अंत में ये आप बताने का कोशिश भी कर सकते हैं कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये मोर और लेस सेकुलर है। ऐसा कहना कि केवल इनका बुद्धिज्म से कनेक्शन है या केवल हिंदुइज्म से कनेक्शन है, ये सही बात नहीं होगी, ये तर्क संगत बात कतई नहीं है। ठीक है,
तो ये पाल डायनेस्टी का जो समय है, जो रेन है, जो टाइम फ्रेम है, वो आप बता सकते हैं कि 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी एडी के बीच में है। और जो क्षेत्र था बंगाल और बिहार का ही क्षेत्र इनका किंगडम का एरिया रहा है मेनली। और जो डेवलपमेंट हुआ है आर्ट का, जो कि हम देखते हैं कि फुल फ्लेज्ड मैनर में हुआ है आफ्टर मौर्य और गुप्ता, और फिर ये पालों के द्वारा देखा गया। और अगर हम देखें कि जब तक बाह्य आक्रमण नहीं होते हैं, मुस्लिम आक्रमण नहीं होते हैं, जो यहाँ की इंडिजिनस रूलिंग रहती है, उसमें ये आखिरी माइलस्टोन है कल्चरल डेवलपमेंट का। जैसे कि अगर हम बिहार के रीजन की बात करें तो यहाँ पर सारे कल्चर्स का जो डेवलपमेंट हुआ है, आर्ट फॉर्म्स का डेवलपमेंट हुआ है, उसका एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको बिहार से नज़र आता है रूट्स। भले ही वो गुप्ता टाइम रहा हो या फिर मौर्य टाइम रहा हो, पाल टाइम रहा हो, केवल एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ही ऐसा है जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन भी बिहार से नहीं पाया जाता है। तो इस बात को भी आप अच्छे से कोट कर सकते हैं कि मौर्य जो था वो उस समय का क्लाइमेक्स था आर्ट एंड कल्चर का। और उसके बाद अगर कुछ बहुत मेजर चेंज और मेजर आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है बिहार में, तो वो ये नज़र आता है पालों के समय में 8th to 12th सेंचुरी एडी। ये बात हम बता सकते हैं। उनका जो ये क्षेत्र था केवल बिहार और बंगाल में नहीं था। आज का जो बांग्लादेश है, जो कभी पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, कभी ईस्ट बंगाल के रूप में जाना गया, करजन के समय उसका बंटवारा वगैरह हो जाता है, वो पूरी आप कहानी जानते हैं। उससे पहले वो अभिन्न भारत का अंग हुआ करता था। तो हम यहाँ पर पाल कला के बारे में बात कर रहे हैं, पालों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो जो डिस्टिंक्टिव अचीवमेंट्स थे इन पाल राजाओं के, वो हमें आर्ट के रूप में देखते हैं। तो आर्किटेक्चर यानी भवन निर्माण वगैरह में, या फिर मूर्ति कला में, स्कल्पचर में, टेराकोटा में, पेंटिंग्स में और वॉल पेंटिंग। ये देखिए, अब आप इसको अगर ड्रॉ करें तो फ्लो चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए या क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, तो वहाँ पर आप समझ रहे हैं ना कि इस तरीके का अगर सवाल आ गया तो यहाँ पर इनमें क्या कमियाँ थी, क्या खामियाँ थी, उन्हें भी आपको प्रस्तुत करना होगा, तभी जाके एक बढ़िया आंसर तैयार होगा। तो हम देखते हैं कि जो डिप्लोमेट्स और मिलिट्री कंकियर्स थे पाल रूलर के, उनको अगर छोड़ दें तो उसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज दिया है आर्ट और आर्किटेक्चर को। जो नया स्टाइल का आर्ट डेवलप हुआ है इनके समय में, इनके द्वारा, वो पाल आर्ट के रूप में जाना जाता है। स्कल्पचर, टेराकोटा के फिगर्स वगैरह जो बने हैं, जो पेंटिंग्स हैं और जो आर्किटेक्चर है, इन 4 हेड्स में हम समझने का कोशिश करेंगे पाल आर्ट को। सबसे पहले हम आर्किटेक्चर यानी कि भवन निर्माण से शुरू करते हैं। यहाँ आर्किटेक्चर से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर इनका एक गजब का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और उस समय ब्रिक्स यानी ईंट जो है ये बनाए जाते थे, और कुछ कुछ स्टोन्स का यूज है, यानी मटेरियल, जो बिल्डिंग मटेरियल है, इसका पता लग जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ईंटों का प्रयोग नज़र आता है, कुछ जगहों पर पत्थरों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और आर्किटेक्चर में क्या कुछ देखने को आपको मिलता है, तो महाविहार, स्तूप, चैत्य, टेम्पल्स, फोर्ट, ये कंस्ट्रक्ट किए गए। तो देखिए, महाविहार हुआ, स्तूप हुआ या फिर चैत्य हुआ, ये के किस रिलीजन से इत्तेफाक रखते हैं, तो ये बुद्धिज्म से इत्तेफाक रखते हैं। तो यही कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो वहाँ आपको थोड़ा सा इस तरीके से फोकस करना होता है। बाकी टेम्पल्स वगैरह जो हो गए ये हिंदुइज्म से इत्तेफाक रखते हैं। और ये जो फोर्ट, किला वगैरह बनाया गया, ये तो सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कह सकते हैं इस तरीके से कि सामरिक महत्व को देखते हुए इन जगहों को डेवलप किया जा सकता है, किला वगैरह फोर्टिफाई करने का काम किया गया है। और अधिकांश जो आर्किटेक्चर हैं वो रिलीजियस नेचर के थे। और हम देखते हैं कि शुरुआती जो 200 वर्षों का रेन रहा है उसमें डोमिनेंस हमें नज़र आता है बुद्धिस्ट आर्ट का, और लास्ट 200 ईयर्स में हिंदू आर्ट का। तो अगर इस तरीके के पॉइंट्स को आप कोट करेंगे क्रोनोलॉजी में, तो इससे पता चलेगा कि हाँ, आपकी एक बेहतर समझ है इन सब्जेक्ट्स को, आकर आपने हिस्ट्री को समझा है और आप डिस्टिंक्शन कर पाते हैं कि पाल कला में भी एक बुद्धा आर्ट का रेन रहा है, बुद्धिस्ट आर्ट का रेन रहा है, एक हिंदू आर्ट का रेन रहा है। इस तरीके का एक आप वर्गीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जो वेरियस यहाँ पे महाविहार वगैरह बनाए गए,
अब विहार, विहार का मतलब बौद्ध भिक्षुकों के रहने का स्थान, चैत्य प्रेयर के लिए जो लोकेशंस वगैरह हैं उनको कहा गया। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, आप कुछ नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, यहाँ पर हम देखते हैं सोमापू सोमपुरा, ये वो आज के भारत में नहीं आपको नजर आता है। इसी तरीके से त्रैकुतक, देवीकोटा, पंडिता और जगदाला विहार, ये सब कुछ। अब आप कहेंगे कि ये जो नालंदा महाविहार है ये तो गुप्ता काल का है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें बहुत तरीके जो डेवलपमेंट्स हैं वो पाल रेन में भी किए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर इसका मेंशन मिलता है। और प्लान्ड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स मॉन्क्स के लिए, भिक्षुकों के लिए यहाँ पर बनाए गए थे। इन जगहों पर बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं ये पाम लिप्स वगैरह पर वो पता चलता है कि इनका एक गहरा नाता रहा है, बौद्धिज्म के थीम्स पर वो इस तरीके से तैयार किए गए हैं। और कई सारे इमेजेज वगैरह जो हैं बौद्धिस्ट डाइटीज़ के वो हमें देखने को मिलते हैं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज के इमेज वगैरह बनाने का भी काम किया गया है। और ये सब कुछ जो महाविहार वगैरह में वहाँ पर कई तरीके के ऐसे प्रिजर्व चीज़ें हमें मिली हैं। जो सोमपुरा महाविहार है पहाड़पुर का, तो हम देखते हैं कि यहाँ इसकी जो स्थापना है या इसको बनवाया गया धर्मपाल के द्वारा, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बौद्धिस्ट विहार है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भारत की नहीं बात की जा रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है। तो इस तरीके का इंजीनियरिंग मार्वल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। और इसकी जो आर्किटेक्चर प्लान है वो इन्फ्लुएंस्ड कहाँ से है, तो आर्किटेक्चर जो फॉलो हो रहा था कंट्री जैसे कि म्यांमार में या इंडोनेशिया में। तो ये भी बात आप बता सकते हैं कि जो बाहरी देशों में, अन्य देशों में जिस तरीके के आर्ट एंड कल्चर में डेवलपमेंट्स हो रहे थे वहाँ से भी ये इंस्पायर्ड थे, यानी कि किसी भी रूप में ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। नई चीज़ों को सीख के उसको अपने साथ एसिमुलेट कर लेना ये बखूबी जानते थे। इस बात का ये एक बहुत बड़ा सिग्नेचर एग्जाम्पल है। आर्किटेक्चर के ही कैटेगरी में हम बात कर रहे थे कि बुद्धिज्म से ये इन्फ्लुएंस थे पाल डायनेस्टी रूलर्स और जो बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल वो बुद्धिज्म को खड़ा कर रहे थे, उनके लिए आर्किटेक्चर खड़ा कर रहे थे तो हिंदुइज्म को साइड करके नहीं, ये हिंदू टेम्पल्स वगैरह ही बनाए गए हैं, मोनास्ट्रीज हैं, ये सब बनाए गए। और यहाँ पर ये 3-4 जो नाम है आप कई बार कोट कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल जो हैं वो फॉलो किए गए हैं, ये भी बात आप अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम थोड़ा यहाँ पर फोकस करेंगे ओदंतपुरी के मोनेस्ट्री के बारे में। और ये देवपाल के द्वारा बनाया गया और ये जो महाविहार है वो सो सिग्निफिकेंट दैट इट सर्व्ड एज मॉडल फॉर फर्स्ट मोनेस्ट्री बिल्ट इन तिब्बत। तो तिब्बत जो है आगे चल के बुद्धिज्म के लिए एक केंद्र बनता है, दुनिया भर में उस जगह को जाना जाता है। आगे जो भी हुआ, चाइना जिस तरीके से तिब्बत के साथ पेश आया वो अलग कहानी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो तिब्बत में डेवलपमेंट हुआ मोनेस्ट्री का और वहाँ का जो पहला मोनेस्ट्री बनता है वो ओदंतपुरी मोनेस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। ये ओदंतपुरी आज का कहाँ है, तो बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट, और उसका ही पुराना नाम ओदंतपुरी है। ओदंतपुरी मोनेस्ट्री आपको यहीं लोकेटेड है। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी मेरा यही राय होगा कि जब आप इस तरीके के आंसर्स को लिख रहे होंगे तो वहाँ एक बिहार का मैप ड्रॉ कर लीजिएगा। और जो भी मोनेस्ट्रीज वगैरह के लोकेशंस की बात हुई, जैसे विक्रमशिला जो है वो आपको भागलपुर में देखने को मिलता है, नालंदा, ओदंतपुरी, ये सब जो नज़र आ रहे हैं, तो एक मैप में आप इस तरीके से इन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास करिएगा। विक्रमशिला अभी हमने देखा कि गंगा के तट पर ये भागलपुर में आपको नजर आता है। अभी तो ये पूर्ण रूप से खंडहर बन चुका है। तो यहाँ पर रूइंस ऑफ टेम्पल और स्तूपा जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स हैं पाल आर्किटेक्चर के। अगर टेम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकल वंगा स्टाइल, अब अगर ये मेंशन करेंगे तो यही आपके आंसर को बाकियों के आंसर से अलग बनाएगा कि हाँ आपने यहाँ वंगा स्टाइल का मेंशन किया है। और जो 9th सेंचुरी सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल है, कहाँ पर, तो बराकर, यानी ये अब आप समझिए झारखंड वगैरह, वहाँ पर जो नदियों के बारे में आप पढ़ते हैं तो पंचेत डैम, बराकर डैम, ये सब कुछ, मैथन डैम, ये सब आपको जिक्र आता है। तो ये बराकर वही जगह का बात किया जा रहा है कि एक टॉल कर्विंग शिखर जो है क्राउन्ड बाय अ लार्ज अम्लक
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली पाल स्टाइल। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, थोड़ा थोड़ा कोणार्क वगैरह के टेम्पल से ये मिलता जुलता आपको नजर आएगा। और जो रॉक केव टेम्पल है कहलगांव में, जो कि 9वीं सेंचुरी में बनाया गया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गैबल्ड वॉल्ट रूफ है, इस तरीके से वॉल्ट वाला छत है, जो हम देखते हैं कि साउथ इंडियन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि रॉक कट टेम्पल वगैरह बनाने की जो कला शैली है और साउथ इंडिया से इन्फ्लुएंस थे, अन्य देशों से ये इंस्पायर्ड थे। तो टेम्पल के मामले में, मोनेस्ट्री के मामले में इन बातों को हमने देखा। और जो स्टाइल का नाम था ये आप वंगा स्टाइल आप बताएंगे। महिपाल जो रूलर हैं, इनके द्वारा हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स बनाए गए, कहाँ, खासकर काशी में, ठीक है। इसी तरीके से जो गया का विष्णुपद टेम्पल है, गया जो है काफ़ी रिलीजियस प्लेस है और अधिकांश लोग बोध गया को जानते हैं और उनका मानना है कि बुद्धिज्म से इसका कनेक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म के लिए बोध गया का रेलेवेंस कम है, कहीं उससे भी ज़्यादा रेलेवेंट है। पितृपक्ष का मेला वगैरह हुआ और ये विष्णुपद टेम्पल जो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हेमी स्फेरिकल आपको मंडप देखने को मिलता है, जैसे प्रतीत होता है कि एक अम्ब्रेला हो, छाता हो। ये गया में लोकेटेड है। जो शिव टेम्पल है कहाँ पर, तो गया के ही कोच नामक जगह पर, ठीक है। तो ये भी अगर हम आर्किटेक्चरली समझने का कोशिश करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इट्स पिनेकल एंड कॉर्वर्ड लैटिस विंडो। तो वहाँ पर इस तरीके से लैटिस वाले विंडोज वगैरह हैं। तो यहाँ पर जब आप टेम्पल की बात करें तो यहाँ बराकर के टेम्पल की, सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल की बात कर सकते हैं, महिपाल राजा का जिक्र कर सकते हैं, विष्णुपद टेम्पल का जिक्र कर सकते हैं, शिव टेम्पल कोच का जिक्र कर सकते हैं। ये सब अच्छा होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले रॉक टेम्पल की बात कर रहे थे कहलगांव की, यानी भागलपुर में जो लोकेटेड है। कहलगांव जो है वो थर्मल पावर प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, तो उस जगह की बात कर रहे हैं। ये भी 9वीं सेंचुरी का बना है और ये एक इंटरेस्टिंग है, इसके हमने छत के बारे में बात किया था, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि और भी कुछ टेम्पल्स वगैरह हैं, जैसे कि वो वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड हैं और उसी पीरियड से इनका कनेक्शन है। हालांकि ये जो पुरुलिया का क्षेत्र था कभी बिहार का हिस्सा हुआ करता था और बाद में ये हिस्सा वेस्ट बंगाल को दे दिया गया। ये जो टेम्पल्स हैं यहाँ पर ब्लैक टू ग्रे बासाल्ट और क्लोराइट स्टोन पिलर्स का यूज किया गया है। और यहाँ पर इस बात को आप जिक्र कर सकते हैं कि क्या मटेरियल यूज हुआ, जैसे कि महाविहार वगैरह बनाने के लिए हमने ब्रिक्स की बात करी थी और कहीं कहीं स्टोन्स की बात करी थी। तो स्टोन्स में आप यहाँ स्पेसिफिक बता सकते हैं कि ब्लैक और ग्रे बासाल्ट और क्लोराइट स्टोन्स का यूज किया गया है। इसी तरीके से जो वर्नाकुलर बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो कि ट्रेडिशनली बंगाल वगैरह में दिखते हैं, क्योंकि पहले बंगाल में बांस के ही टेम्पल्स या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनते थे, तो उसी से प्रभावित होके वहाँ पर लोकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थे ना उस टेम्पल्स वगैरह बनाए गए, तो उसी बांस वाले शेप को ही फॉलो या कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया गया। Most prominent of these were the shape of the curving or sloping side of the bamboo roof of a Bengali hut। ठीक है, तो इस बात को आप बता सकते हैं, वो असर भी दिखता है। अब हम यहाँ आर्किटेक्चर को छोड़ देते हैं और दूसरे कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, मूर्ति कला के तरफ चलते हैं, स्कल्पचर की तरफ चलते हैं। तो जो गुप्ता ट्रेडिशन है स्कल्पचर का, वो हम देखते हैं कि एक एपेक्स पहुंच जाता है, एक नए चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है और वही जो एक शैली है वो कंटिन्यू रहती है पाल रूलर्स के समय में भी। इन्होंने काफ़ी संरक्षण दिया स्कल्पचर बनाने वालों को, मूर्तिकारों को। और यहाँ जो हम देखते हैं कि लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, जो बंगाल वगैरह से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो नज़र आते हैं पाल के समय में। और ये इसी तरीके से 12वीं सदी तक चलते रहा, बाद में सेन वगैरह आ जाते हैं। जो ये स्कल्पचर्स हैं स्टोन के बने हुए हैं और ब्रोंज के बने हुए हैं और बहुतायत संख्या में ये आपको देखने को नज़र आते हैं। मोस्टली जो हैं वो मोनेस्टिक साइट्स पर नज़र आते हैं, नालंदा में, बोध गया में, इस तरीके से, यानी जहाँ पर मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं वहीं पर आजू बाजू में स्कल्पचर्स वगैरह नज़र आते हैं। और अधिकांश जो ये स्कल्पचर्स हैं उनका किसी न किसी रूप में बुद्धिज्म से एक कनेक्शन देखने को मिलता है। बुद्धा के पोज वगैरह पर जातक कहानियों से प्रेरित ये कुछ स्कल्पचर्स नज़र आते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्धा के स्कल्पचर को छोड़ के बहुत सारे हिंदू गॉड और गॉडेज के भी यहाँ पर स्कल्पचर हैं, जैसे कि सूर्य देव, विष्णु भगवान, गणेश जी आदि लोगों के।
और इसी में अगर हम स्कल्पचर की ही बात कर रहे हैं तो हमें एक फाइनेस्ट जो एग्जांपल मिलता है वो एक फीमेल बस्ट का मिलता है, यानी नारी के अब ऊपरी भाग का धड़ का मिलता है, और टू स्टैंडिंग अवलोकितेश्वर इमेज फ्रॉम नालंदा बौद्धिस्ट स्कल्पचर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गजब का ही कार्विंग नज़र आता है ब्लैक स्लैब में, और लोटस की सीटिंग आपको नज़र आती है, और यहाँ पर लाइन्स वगैरह भी बनाए गए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए लोटस जो है, लायन जो है, इसका कनेक्शन आप बुद्धिज्म के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आपके पास इस बात की पूरी आज़ादी है। अवलोकितेश्वर का जिक्र आ गया, ये बता सकते हैं चूंकि नालंदा बुद्धिस्ट साइट से मिला है तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म से कनेक्शन है, आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि केवल जो फ्रंटल पार्ट है ना, जो सामने का ही हिस्सा जो है उसको बनाया जाता था, पॉलिश किया जाता था, और बैक साइड जो है वो इसी तरीके से स्टोन के रूप में छोड़ दिया जाता था। तो अगर हम बात कहें कि सही ढंग से अगर डेकोरेशन है वो फ्रंटल पार्ट में किया जाता था, और अगर स्कल्पचर को कहीं क्रिटिसाइज किया जाता है पाल कला की, तो वो इसी वजह से किया जाता है कि भाई आपने फ्रंटल पार्ट पर ही क्यों फोकस किया, पूरी की पूरी स्टैचू क्यों नहीं बनाए। खैर ये तो आज का क्रिटिसिज्म है, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उस समय के बारे में सोचिए कि इस तरीके से नक्काशी की गई, उस तरीके का पॉलिश किया गया, जबकि किसी भी तरीके की पॉलिश मशीन, ग्राइंडिंग मशीन नहीं हुआ करती थी। इतनी इंट्रिकेसी से चीज़ों को बनाया गया है जो आप समझ ही सकते हैं। तो और उस समय हम देखते हैं कि जो 8वीं से 12वीं सदी का समय था, तो अब यहाँ पर थोड़ा जादू टोना भी बढ़ने लगा था, बुद्धिज्म भी जो है वो भ्रंशित रूप में जाने लगा था, और तांत्रिक बुद्धिज्म का एक जो ब्रांच है वो डेवलप हो चुका था, और इस तरीके के तांत्रिज्म के इन्फ्लुएंस के भी स्कल्पचर्स नज़र आते हैं, और उस टच के एनिमल्स या महिलाओं के स्कल्पचर्स वगैरह नज़र आते हैं। यहाँ पर ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर था पाल स्कल्पचर का। अगर स्टोन की बात छोड़ दें तो यहाँ पर ब्रॉन्ज को भी पिघला के और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का प्रयोग करके और उससे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि also present examples of artistic beauty carved out of stone sculpture, जिसका जिक्र हो चुका है, और यहाँ पर आप ब्लैक बसाल्ट स्टोन का यूज के बारे में आप जिक्र करेंगे। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो स्कल्पचर्स थे पाल स्टाइल के, यहाँ पे स्लिम और ग्रेसफुल फिगर्स नज़र आते हैं। यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह जो है ना वो जम के यहाँ पे आपको ज्वेलरी वगैरह का इस्तेमाल नज़र आता है, गहना वगैरह का प्रयोग नज़र आता है, और कन्वेंशनल डेकोरेशंस नज़र आते हैं। जो मेन फीचर है पाल स्कल्पचर का कि ये फ्री फ्लोइंग मूवमेंट है। और अगर हम बात करें अमोंग या कहें कि करीब करीब ऑलमोस्ट ऑल द फिगर्स वो करीब करीब सेम साइज के थे, उसमें आपको एक सिमेट्री नज़र आती है। यानी ऐसा तो है नहीं कि एक ही मूर्तिकार रहा होगा, लेकिन जितने भी लोग बना रहे थे उनमें आपको एक समानता नज़र आ रहा है कि इस तरीके से चीज़ों को बनाया जा रहा था। जनरली हमने बात करी कि ब्लैक सैंड स्टोन यूज हो रहा था, लेकिन कहीं कहीं पर ग्रेइश या वाइट स्पॉटेड सैंड स्टोन भी नज़र आ रहा था। इस बात को भी आप उल्लेख में ला सकते हैं। A new style of stone and bronze sculpture image during पाल पीरियड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि जो मेन प्रोपाउंडर्स थे इस स्कूल के वो दो व्यक्ति थे, धीमन और बिठपाल। धीमन और बिठपाल, इन दोनों का नाम का आप जिक्र लाएंगे तो इससे आपके आंसर को एक कह लें कि आइसिंग द केक वाला चीज़ होगा, ठीक है। और ये धर्मपाल और देवपाल के कंटेम्प्रोरी रहे रेस्पेक्टिवली। ब्रॉन्ज स्कल्पचर में मैंने टर्म यूज किया था लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसे सिरे पर दुए कहते हैं। और इस मेथड में क्या करते हैं कि पहले एक जो स्टैचू बनाना है उसका पहले मोम का पुतला बनाते हैं, और फिर उसको मिट्टी से, गीली मिट्टी से ढक देते हैं चारों तरफ से, और फिर जब मिट्टी सूख जाए तो उसमें छेद करते हैं, या पहले ही छेद छोड़ देते हैं, और फिर उसको हीट करते हैं तो वैक्स जो है, मोम जो है, पिघल के उन छेदों से बाहर आ जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कि ब्रॉन्ज को पिघला के उसमें भर देते हैं और ठंडा होने का इंतजार करते हैं। एक बार जब वो कूल डाउन हो जाता है तो मिट्टी को हटा देते हैं और वहाँ पर आपको स्टैचू मिल जाता है। तो ये जो मेथड है इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक या सिरे पर दुए कहते हैं।
और ये जो स्कल्पचर्स थे वो ऑर्नामेंटेड होते थे जनरली। जो बुद्धिस्ट सेंटर थे इसके लिए कुर्किहार और नालंदा हो गए ये मेन सेंटर्स। हम नालंदा की अगर बात करें तो यहाँ पर करिकुलम का ये भी हिस्सा हुआ करता था, मतलब जो करिकुलम सिलेबस चलता था उसमें भी इसका जिक्र मिलता है, ये हम देखते हैं। जो थीम्स थे ब्रॉन्ज स्कल्पचर थे तो हम देखते हैं कि लार्जली बुद्धिज्म से उनका कनेक्शन है, ब्राह्मणिकल इमेजेस भी नज़र आते हैं और तांत्रिक इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है। जैसे कि जो हमें स्टैचू मिला गंगा का, मतलब गंगा रिवर को एक गॉडेस के रूप में दिखाया गया, या फिर बलराम द ब्रदर ऑफ लॉर्ड कृष्णा उनके स्टैचू को देखते हैं जो कि कुर्किहार से मिला था। विष्णु और सूर्य इन लोगों को, मतलब इनकी स्टैचू जो है वो जो रिकवर हुई थी नालंदा से, तो ये हमें नज़र आता है, इस इन्फ्लुएंस को हम समझ पाते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर एक तांत्रिक बुद्धिज्म का स्टैचू नज़र आ रहा है। हम नालंदा और कुर्किहार का बार बार जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर बुद्धा और बोधिसत्व का भी जिक्र आना जरूरी है क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस नज़र आता है इसमें। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय और वज्रपानी, अगर इस तरीके के टर्म्स को आप यूज कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, तो इससे बस ये होगा कि आपका आंसर बाकियों के आंसर से डिस्टिंक्ट दिखने लगेगा। यही मेरी बात है, ये आप प्रयास करेंगे। और भी अदर जो बौद्धिस्ट गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जैसे कि जामभला, हेग्रीव, तारा, प्रजा परामित्र, वासुधरा, इन लोगों के भी आपको स्टैचूज वगैरह नज़र आते हैं। यहाँ पर हम बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वरदा यानी ब्लेसिंग हैंड जेस्चर में नज़र आता है, या फिर अभय मुद्रा। अभय का मतलब होता है कि मुझे डर नहीं है, उस मुद्रा में जो बुद्धा का स्टैचू नज़र आता है। साथ ही साथ ये जो धूमि स्पर्श है या इसको भूमि स्पर्श कहते हैं, इनलाइटमेंट को ये दर्शाता है। और धर्म चक्र मुद्रा जो कि पहला सरमन था जो सारनाथ में उन्होंने डिलीवर किया था, उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। एग्जाम्पल जो है, जो लार्जेस्ट ब्रॉन्ज इमेज है वो रिकवर किया गया है सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज वही जगह है जिसका हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से लोग जल भरते हैं, कांवड़ यात्रा को लेके जाते हैं देवघर के लिए, है ना। और ये कहाँ पर स्टैचू है, तो ये यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रमिंघम म्यूजियम है वहाँ पर रखा हुआ है। अंग्रेज आए, उसकी महत्ता को समझे, यहाँ से उठा ले गए। स्टोन स्कल्पचर की बात हो गई तो इस पर जो भी डिस्कशन होना था वो हमने कर लिया। और मटेरियल जो हिल्स से आता था, चूँकि ये हमने बार बार कहा कि ये ब्लैक और वाइट ग्रे सैंडस्टोन वगैरह यूज होता था, तो संथाल परगना क्षेत्र और मुंगेर जिला में जो हिल्स हैं, यानी यहाँ पर आपको खड़गपुर हिल्स वगैरह नज़र आते हैं, वहाँ से स्टोन को यूज किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इतने पहले इतनी इंट्रिकेसी से ये सारे स्टैचूज वगैरह को बनाया गया है। जरा रोक के सोच के आप विचार करिएगा। और इस पर फिर बहुत कुछ लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे हैं, आपके सामने ये पड़ा हुआ है। तो ये सब बात जो है आप बता सकते हैं। क्रिटिसिज्म भी है कि रियर पार्ट ऑफ द इमेज हैज़ हार्डली बीन आर्टिस्टिकली बिल्ड, यही हम इसकी एक कमी निकालते हैं। अगर अब इस पर पढ़ ही जाए कि नहीं, हमें कमी बतानी है। स्टोन स्कल्पचर के बारे में सब कुछ हो गया। ऑल द इमेजेज आर एक्सेलेंट एंड एग्जिबिट द मैच्योरिटी ऑफ आर्टिस्ट स्पेशली रिगार्डिंग देयर क्राफ्टमैनशिप। ऑर्नामेंटल डेकोरेशन वगैरह का जिक्र हो ही चुका है। पाल स्कल्पचर जो है वो क्रिटिसाइज की जाती है क्योंकि वो ओरिजिनलिटी लैक करती है, यानी कि ये यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं से डेराइव्ड थे, इस वजह से इनका क्रिटिसिज्म है। दूसरा है कि दे लैक सिंपल आर्टिस्टिक सेंस विच वाज इजिली फाउंड इन गुप्ता स्कल्पचर, तो इस वजह से भी क्रिटिसिज्म है। और इमेजेज वगैरह जो हैं वो हाईली ऑर्नामेंटेड हैं, जो कि मतलब एक तरीके से काफ़ी आर्टिफिशियल लुक देने लगते हैं। जो नेचुरल ब्यूटी है या जो सेल्फ लव वगैरह का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। इस तरीके की ही बातें कई बार की गई हैं, ये लिमिटेशंस के तौर पर बताया जाता है। Even in the images of gods and goddesses, human beauty has been attempted to be interposed. तो ये कहा गया है कि गॉड और गॉडेसेस में भी जानबूझ के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है इस तरीके से ह्यूमन ब्यूटी को इम्बाइब करने का। तांत्रिक इन्फ्लुएंस जो है ये नज़र आता है। और हम क्या देखते हैं कि इसमें फीमेल बॉडी हैज़ बीन इंटरवाइंड एक्सिबिटिंग
अपेरेंट सेंसुअसनेस। तो इस तरीके से कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि ये सेंसुअस स्टैचूज वगैरह नज़र आते हैं, जो कि एक तरीके से इस तरीके के जो न्यूडिज्म वगैरह है ये कहीं ना कहीं गुप्ता पीरियड में बंद हो गया था, वो फिर से पोर्ट्रे होने लगा था। तो ये लिमिटेशन के तौर पर बताया गया। टेराकोटा यानी मिट्टी वगैरह के भी स्टैचू फिगर्स वगैरह बनाए गए हैं, और इनकी दिक्कत ये थी कि समय के साथ वो मतलब मिट्टी था वो बह गया, ख़त्म हो गया। तो लेकिन कुछ कुछ रिमेन्स जो हैं जैसे कि विक्रमशिला महाविहार वगैरह से मिले हैं, कुछ कुछ दीवारों पर वो चिपकाए गए हैं, वो बचे हुए हैं। लेकिन अगर टेराकोटा फिगर्स को क्रिटिसाइज करना हो तो यही बात कही जाती है कि ये ऐसे मटेरियल से बने थे जो कि खत्म हो गए। ठीक है, और यहाँ पर जो टेराकोटा फिगर्स की खास बात ये थी कि ये डे टू डे लाइफ वगैरह को बताते थे। ऐसा नहीं है कि केवल ये गॉड गॉडेस वगैरह को बताते थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इमेजेस हिस्ट्री ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, ड्रेस, एक्टिविटीज, ये सब पता चलता था ऑर्डिनरी लोगों के बारे में उस समय का। ठीक है, बुद्धा और बोधिसत्व, इमेज ऑफ लॉर्ड विष्णु, वराह, सन, हनुमान, ये सब कुछ जो है ना अर्धनारीश्वर यानी कि जो शिव एंड पार्वती का जो स्टैचू है, ये सब कुछ जो है वो बनाया गया उस समय टेराकोटा फिगर्स वगैरह में, जो कि हमने देखा है, रिकवर किया गया है। आर्टिस्टिक ब्यूटी वगैरह को पोर्ट्रे करने का कोशिश किया गया है। जैसे सिटिंग लेडी का एक स्टैचू है या फिगर है जिसमें उसने एक मिरर को, आईना को इस तरीके से पकड़ रखा है एक हाथ में, और अप्रिसिएट कर रही है अपनी ब्यूटी को विथ द फिंगर्स, और दूसरे हाथ की उंगलियों से इस तरीके से कुछ लेप लगाना या कुछ भी, अपने ही ब्यूटी को अप्रिसिएट करने का काम कर रही है। और वर्मिलियम उसके सिर पे लगा हुआ है, वर्मिलियम यानी सिंदूर की बात कर रहे हैं। हर बॉडी हैज बीन ब्यूटिफाइड सक्सेसफुली बाय नॉट ओनली ऑर्नामेंटेशंस बट ऑल्सो बाय इनोसेंस ऑफ फेस, स्लेंडर वेस्ट और जो प्रोमिनेंट ब्रेस्ट्स हैं, ये सब नज़र आते हैं, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगर हम पेंटिंग के बारे में बात करें, हमने आर्किटेक्चर को देख लिया, हमने यहाँ स्कल्पचर को देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं पेंटिंग की। तो यहाँ पेंटिंग जो है वो दो फॉर्म में नज़र आते हैं, एक तो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में और एक मुराल पेंटिंग। मुराल यानी दीवारों पर, और मैन्युस्क्रिप्ट जो ऐसे लिखे जाते थे शैली, लेखन शैली में, उसी रूप में अगर चित्रित किया गया हो वो हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग देख लें, जैसा कि आप राइट साइड में देख पा रहे हैं। तो पेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर जनरली रिटन ऑन पाम लिप्स। ठीक है, तो ताड़पत्र वगैरह पर लिखे गए हैं, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज वगैरह में इनके हिस्से हमको नज़र आते हैं। जैसे इसमें हम देखते हैं अष्ट सहर्षिका या फिर प्राग्ञ परमिता और पंचरक्ष, ये सब कुछ पेंटिंग्स के नाम हैं जिनको आप कोट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। करीब 100 मतलब 100 मिनिएचर पेंटिंग जो हैं वो बचे हुए थे, जो कि विदेशी लोग, अंग्रेज खासकर, अपने देश को ले गए। नॉट ओनली डिपिक्ट द वेरियस सीन्स ऑफ बुद्धा बट ऑल्सो कंटेन द गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ महायान सेक्ट इन वेरियस पोज। इस बात को भी आप बता सकते हैं। जो कलर यूज किए गए हैं, मेनली प्राइमरी कलर यूज किए गए हैं, रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक। जैसा कि इस तस्वीर को आप देख के पता लगा सकते हैं कि प्राइमरी कलर्स का जनरली ज़्यादा यूज किया गया है। सेकेंडरी कलर्स जैसे कि ग्रीन, वायलेट या पिंक, ये सब भी यूज किया गया है, लेकिन उतना नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और जो पेंटिंग्स है पाल पीरियड की, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अजंता केव्स वगैरह की जो पेंटिंग है उससे मिलता जुलता है, और यहाँ पर हमें एक सेंसुअस बायस नज़र आता है ईस्टर्न इंडिया का। ठीक है, जो पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग है, यहाँ पर हम देखते हैं कि डेलिकेट और नर्वस लाइंस को यूज किया गया है। सेंसुअस कह लें कि एलिजेंस का आपको इस्तेमाल नज़र आता है, रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरीके से लिनियर और डेकोरेटिव एसेंट है उसमें। जो इम्पैक्ट है तांत्रिक आर्ट का इन तस्वीरों में बहुत इजीली आपको नज़र आता है, और यहाँ पर कई बार एसेम्बलेंस जो है नेपालीज और बर्मीज आर्ट से भी निकल के आता है। यानी कि पेंटिंग में आप अजंता, नेपाली आर्ट और बर्मीज आर्ट का हवाला दे सकते हैं। मुराल यानी जो दीवारों पर पेंटिंग की गई है, अगर उसकी बात करें तो ये सराय स्थल जो नालंदा में है उस जगह से मिला है, और जो बॉटम है प्लेटफॉर्म का वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। फ्लावर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप, इमेजेस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नोटिसेबल इवन आफ्टर फेडिंग। तो काफ़ी जो है समय के साथ फेड हो गया है, उसका रंग उड़ गया है, फिर भी ये सब कुछ जो है नज़र आता है।
यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि एलिफेंट, हॉर्स, ये सब दिखाए गए हैं, डांसर्स वगैरह दिखाए गए हैं, बोधिसत्व वगैरह दिखाया गया है। अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि बुद्धिज्म से कनेक्शन है। इम्पैक्ट जो है अजंता और बाघा केव्स पेंटिंग का वो नोटिस हो जाता है काफ़ी इजीली कि बनाने वाले ने उन जगहों को जरूर देखा है या उसके बारे में सुना है। तो ये तो पूरी की पूरी व्याख्या हो गई जिसके बारे में हमें वर्णन करना था, और इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अंत में मैंने यहाँ पर 4 पेजेज जो हैं या 6 पेजेज कह लें कि मैंने ऐड किया है अपनी राइटिंग में कि आप इस तरीके से एक मॉडल आंसर को तैयार करके लिख सकते हैं। ये मतलब कि इस तरीके से आपका आंसर जो है वो दिखना चाहिए, बस मेरा ये प्रयास है। ठीक है, जैसे कि मैंने शुरुआत में यहाँ पर बता दिया स्टार्टिंग में कि जो पाल डायनेस्टी है ये रूल कर रही थी रीजन्स कंप्राइजिंग बिहार एंड बंगाल 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने इनरिच किया और स्ट्रेंथन किया जो आर्टिस्टिक ट्रेडिशन था, इस्टेब्लिश किया गया था मौर्यों के द्वारा और गुप्तों के द्वारा। ठीक है, यहाँ जो इन्फ्लुएंस है पाल आर्ट का ये हमें नज़र आता है ईस्टर्न रीजन्स में जैसे कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और ईस्टर्न यूपी में। जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं पाल आर्ट के उनको इस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं आर्किटेक्चर के रूप में, स्कल्पचर के, पेंटिंग और टेराकोटा के रूप में। आर्किटेक्चर में हमने देखा महाविहार, स्तूपा, चैत्य और टेम्पल को। जो हम स्कल्पचर की बात कर रहे थे तो यहाँ पर स्टोन और ब्रॉन्ज, यहाँ पर साथ में हमने टेराकोटा का भी जिक्र कर लिया था, और यहाँ पर पेंटिंग में मनुस्क्रिप्ट या मुराल पेंटिंग। अब आर्किटेक्चर जो हो गया तो महाविहार वगैरह किस तरीके से ये कोर्टयार्ड बनता था उसका थोड़ा सा प्लानिंग मैंने यहाँ बता दिया है, और एग्जाम्पल दे दिए शहरों के, उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरा, ये सब किसके द्वारा बनाया गया। अगर स्तूपा की बात करें तो स्तूपा का एक बेसिक लेआउट हम आपके सामने रख दिए जो कि यहाँ पर तोरण द्वार होता है, ये सर्कम एम्बुलेटरी पाथ हो गया, ये अंडा हो गया, ये हर्मिका हो गया, ये छतरी हो गया, इस तरीके से आप बता सकते हैं। और ये कहाँ से हैं जैसे कि स्तूपा जो है पहाड़पुर का या फिर जेवारी का, इसका आप मेंशन कर सकते हैं। विक्रमशिला का जिक्र कर सकते हैं। चैत्यों के बारे में थोड़ा बता दिए जैसे नालंदा का चैत्य। टेम्पल्स में हमने कहलगांव के टेम्पल का या फिर अर्धमंडप टेम्पल जो है विष्णुपद का, ये सब उसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, इस बात को भी हमने बता दिया। स्कल्पचर के बारे में यहाँ पर जिक्र हो गया, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर हमने एक फीमेल बस्ट के बारे में बताया, 2 स्टैंडिंग अवलोकितेश्वर इमेज जो है नालंदा का उसके बारे में जिक्र किया, और बुद्धा जो कि बैठे हुए हैं भूमि स्पर्श मुद्रा में, अभय मुद्रा में, उन चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। पेंटिंग्स को हमने मनुस्क्रिप्ट और वॉल पेंटिंग के रूप में बता दिया। यहाँ पर जो साइनस लाइंस वगैरह का हमने जिक्र किया था, ये सब कुछ बता दिया। टेराकोटा के बारे में बता दिया, और फिर अंत में आप इसके लिमिटेशंस को थोड़ा बहुत बताते हुए एक कंस्ट्रक्टिव नोट पर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पाल आर्ट है यहाँ पर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जैसे कि एक्सेसिव यूज किया गया यहाँ पे, ऑर्नामेंटेशन वगैरह का, इंट्रिकेसीज का, काफ़ी सेंसुअस भी कई बार बताया गया। यहाँ पर तांत्रिज्म वगैरह का भी यहाँ पर रहा। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर कुछ हमें नया सीखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है इजीली अदर कंपोनेंट्स को अपनों में समाहित किया है, उस ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है, इस बात को भी आप बता सकते हैं। और यहाँ पर आर्ट के एक नए डायमेंशन का हमें पता चलता है, इस बात को भी बता सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत जिक्र हो सकता है कि हाँ, उनको जिस तरीके के मटेरियल्स पर पेंटिंग्स वगैरह को बनाया गया था वो लंबे समय तक भले ही प्रिजर्व नहीं रहा, लेकिन जो भी अवशेष बचे हुए हैं उससे ये समझ आता है उस समय के लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में, उस समय के कल्चर के बारे में, ये सब कुछ बता सकते हैं। और इस तरीके से आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो से आप लाभान्वित हुए होंगे, और अगर हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप किस टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।